हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ के हिंदी का फर्स्ट चैप्टर बातचीत, जो कि इस चैनल का फर्स्ट वीडियो भी होने वाला है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू बातचीत करते हैं। जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध है। तो पहले चलिए बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 20 जुलाई 1914 को। इनके माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। पिता एक व्यापारी थे और माता संस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई। शिक्षा प्रारंभ से संस्कृत का अध्ययन। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। नोट कीजिएगा ये बात, क्योंकि यही सब ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं। वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग की पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक की नियुक्ति, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और इसके बाद लेखक कार्य पर निर्भर। जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट उग्र स्वभाव के थे। इन्हें झूठ का झूठ और सच का सच कहना आता था, इसलिए कहीं भी इन्हें नौकरी पर रख तो लेते थे, लेकिन कुछ दिनों में निकाल देते थे। और उसके बाद ये लेखन कार्य में आ गए और लेखन कार्य में आने के बाद हजारों से ऊपर निबंध लिखे हैं ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष परिस्थिति: पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने में नाम गृह कलह का सामना। पैतृक घर छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। रचनात्मक सक्रियता: भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धीन सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये पूछ चुका है कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट, और ये ईस्वी भी कभी कभार पूछ देता है 1877। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के सहयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादक के लिए श्याम सुंदर दास और काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण अलग हो गए। अब इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। रचनाएं तो बहुत है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इसमें दिए गए हैं। उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण है, वो आपको हम बता देते हैं, जिसे याद रखने की ज़रूरत है। बाकी सबको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रचनाएं: उपन्यास में पहला तो है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा 100 अजान एक सुजान, तीसरा रसातल यात्रा और चौथा सद्भाव का अभाव। यही 4 याद रखिए, हो गया। इसके अलावे नहीं पूछते हैं। उसके बाद नाटक। नाटक में पद्मावती, वेणी संहार, शिशुपाल वध, मेघनाथ वध और बाल विवाह। यही 5 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, एक यही पे पूछता है, वो भी कभी कभार ही पूछता है। ये नाटक और उपन्यास याद रखने की ज़रूरत है। निबंध 1000 के आसपास निबंध, जिसमें से 100 से ऊपर महत्वपूर्ण। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित। अब जाइए चलिए इनके बारे में जानते हैं कुछ। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और न्यायिक रचनाकारों में एक है। ये भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक में अग्रणी हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य में अपने प्रतिभाशाली, जलधर्मी व्यक्तित्व और लेखन के एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। निश्चित ही इस महत्तर युगाकारी कार्य में एकांकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे, किंतु यह एक सर्वसमस्त स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और दीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। तो अब कुछ इतने पढ़ तो दिए, अब कुछ इसके बारे में जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो थे, उस समय के बहुत ही
प्रभावी रचनाकार थे। भारतेंदु युग के ये रचनाकार हैं। ये भी कभी कभार पूछ देते हैं कि भारतेंदु युग के रचनाकार इनमें से कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट, ये याद रखना है आपको। और इनके समय में बहुत सारे थे जो रचना करते थे, तो ये अकेले नहीं थे उस समय। बहुत से लोग थे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार थे। फिर भी उस समय ये इतने बड़े बड़े कलाकार के, इतने बड़े बड़े रचनाकार के होते हुए ये अपने कविताओं, अपने निबंधों, अपने नाटक के को लिखते हुए इतने आगे तक आए। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं। कुछ लाइन छोड़ देते हैं हम नीचे से, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नीचे से पढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे, ये भी याद रखिएगा। अपनी अभिरुचि, मानस, प्रतिभा और परिवेश और यथार्थ के संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार और बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति के मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य के कलेवर बन जाती है। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष के दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियाँ के टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनका वह अपनी विद्या है जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण स्वदेशी लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य, वैभव के साथ प्रकट हुआ है। रामायिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राज प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषय पर भी खुलकर लिखा। व्यक्तित्व, व्यंजन, आत्मरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उन्हें संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो अभी ये जो पढ़ा दिए इसके बारे में जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो थे, शुरू से ही अपने कला और रचना को लेकर बहुत ही प्रभावित थे। इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ये कुछ साल पहले भी पूछा हुआ था कि अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में बालकृष्ण भट्ट को किसने रखा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने। ये तो आप याद रखिएगा ही। और उसके बाद इनका जो हिंदी प्रदीप पत्रिका छपता था, उनमें इन्होंने बहुत सारे, उस समय आज़ादी की समय चल रही थी, तो बहुत सारे इन्होंने उग्र रचना भी लिखी, जिससे देश के जनता की आँख खुले और उस समय की क्रांति में थोड़ा आग जगे। और दबे कुचले लोगों को भी इन्होंने बहुत से कविताओं, रचनाओं के माध्यम से ऊपर की ओर उठाने का प्रयास किया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यह प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उन्हें उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज पुष्टि और प्रमाणित करता है। कहना चाहता है कि बालकृष्ण भट्ट के बारे में जो पढ़े हैं अभी तक, ये बातचीत उनकी कला एवं संस्कृति, उनकी रचना की पुष्टि करता है। इस बातचीत के माध्यम से बताता है कि हाँ, वो कैसे लिखते थे, क्या लिखते थे, उनकी सोच की क्या थी। तो चलिए अब बातचीत की ओर बिना समय गवाए कहानी पढ़ेंगे, साथ में आपको समझाएंगे भी और अंत में आपको नोट्स भी देंगे, कुछ बीवीआई ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, पीडीएफ में दे देंगे आपको। तो चलिए आगे बढ़ते। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। ये तो बात आप भी मानते हैं कि भगवान ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी है। जैसे हम चलते हैं, खाते हैं, सांस लेते हैं, कोई कार्य करते हैं, हमारे पास हाथ पाँव है, कुछ देख सकते हैं, आँख है। वैसे ही सबसे महत्वपूर्ण इनमें से एक बातचीत भी है, वाक शक्ति।
अगर हम में ये क्वेश्चन भी है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो हम क्या होते। तो चलिए पहले पूरे पढ़ते हैं, उसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका भी आंसर देंगे, और हम क्या आप ही इसका आंसर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मनुष्य की इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते हैं कि इस गूंगी सृष्टि में का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से मानो कहे कोने में बैठे हुए होते, जो कि कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं। उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ कह सुन ना सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे स्पीच में वक्ता और बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच से जो बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज में गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यवाचक या नांदी पीठ की भांति घाड़ियों तक साहबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति कर करावे और तब किसी तरह वक्तृत्व का आरंभ करे। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता के महाशय के मुख से निकली की ताली से ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो। कहना चाहते हैं कि बातचीत और स्पीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। स्पीच जहाँ की फूंक फूंक कर इंसान को पैर रखना पड़ता है, वो सब पहले से ही स्क्रिप्टेड रहता है और आकर सिर्फ वक्ता को बोलना रहता है और कुछ उसमें चुटीली बातें बोल देते हैं बीच बीच में ताकि लोगों की तालियां हो, लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित रहे। लेकिन बातचीत में ऐसा बात नहीं है। बातचीत में एक दूसरे के बीच जो मन में आया वो बोलते चले जाते हैं, ना ही उसमें कोई रेखा रहता है, ना ही उसमें कोई तुला लगाना पड़ता है। जो आपस की हृदय की बातचीत होती है वहाँ पे, और स्पीच में लिखित बातचीत होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें नो करतल ध्वनि का कोई मौका है, नो लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फरना उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर दो धक्के खाती फिरती है। हम बताए वही बात जो बातचीत में जो हम आपस में बातचीत करते हैं उसमें कोई भी करतल ध्वनि सुनने का मौका नहीं होता है। उसमें कोई भी ऐसी चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। लेकिन स्पीच में वो सब देखना पड़ता है। तो आगे देखते हैं। जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहीं बातचीत का भी उसके अत्यंत आवश्यक है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ परम आनंद से मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हीं को पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। तो देखते होंगे आप अपने गांव शहर में कस्बे में भी जो बातचीत में कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो बातचीत करते करते अपना पूरा सब कुछ भूल जाते हैं और वो बातचीत में ही मग्न हो जाते हैं। तो वही बताना चाहते हैं यहाँ लेखक। और आगे देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो का हिस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा। 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसे फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगल बोली में कहा था। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा आप लोगों ने भी सुना होगा, जिसमें एक बच्चे को 16 वर्ष तक जंगलों में ही छोड़ दिया गया था, ये जांच करने के लिए कि वो मनुष्य से लगाव में उसके बाद आता है कि नहीं, वो जानवर से लगाव में रहने के बाद कैसी प्रवृत्ति हो जाती है उसकी। उसके बाद फ्राइडे ने ये किया था और फ्राइडे गया था उसके पास 16 वर्ष के बाद, और वो अपने मुंह से पहली बोली बोला था, वो भी जंगली भाषा में। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि रॉबिन्सन क्रूसो ने किसके मुंह से पहली बात सुनी थी, तो यहाँ पे फ्राइडे होगा।
अब आगे चलते हैं। पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसके नए सिरे से फिर से आदमी को का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है। कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपनी प्रेमी से बात करने का कितना लालसा रहता है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। इसमें मनुष्य के बातचीत के फायदे और नुकसान के बारे में पूरे चैप्टर में यही आपको मिलेंगे। तो बातचीत के तो अधिकतर फायदे ही हैं। तो यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये बेन जॉनसन का कथन है और ये क्वेश्चन पूछते भी हैं। तो ये कैसे बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? देखिएगा, आप कोई भी कोट पैंट पहन के कलम लगा के आ जाए, वो कुछ भी ना बोले तो कुछ पता नहीं चलता है। और अगर वो बोल दे कुछ, और अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, अपनी गंवारों वाली लैंग्वेज यूज कर रहा है, बोलने का तरीका, उसका चाल ढाल, बोलने से ही उसके गुण का पता चल जाता है। और जब तक वो नहीं बोलता तब तक लोग समझते रहते हैं क्या। वही कोई फटा कुर्ता पहन के आ जाए और वो बोले अपनी भाषा, तो उसके भाषा से आकर्षण हो, तो वहाँ पे पता चल जाता है जो कौन कितने पानी में है। तो यही कहना चाहते हैं बेन जॉनसन कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बहुत ही सही बात है। अब आगे देखते हैं। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में से हो सकती है। जब 3 हुए तब वो 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी जाता है कि 6 कानों में परी बात खुल जाती है। दूसरे या किसी तीसरे आदमी आ जाते हैं तो वे अपनी बातचीत के निरस्त होकर बैठे या निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। ये बात देखिए क्या है, जो इसमें कहा गया है, जो बातचीत वहाँ उतने लोगों के बीच तक मानी जा सकती है जितने के बाद मीटिंग या सभा न माना जाए। लेकिन असल बातचीत एडिसन के अनुसार सिर्फ 2 लोगों के बीच में होती है। क्यों? क्योंकि जो सिर्फ 2 लोग होते हैं तभी अपने दिल का बात खुल के वो उसको बोल पाते हैं। जब तीसरा आ जाता है तो तीसरे के सापेक्ष बोलना पड़ता है दोनों को, और तीसरे को भी इन दोनों के सापेक्ष बोलना पड़ता है। अब चौथा आ जाए तो चौथे के सापेक्ष तीनों को बोलना पड़ेगा, दोनों को चारों के सापेक्ष चारों को बोलना पड़ेगा। यही कारण है कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच में हो पाती है, और 2 से ज़्यादा होने पर वो बातचीत राम रमुवेल हो जाता है। ये बात भी आगे दिया हुआ है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे पे पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पे पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे। एक से शरीर की बहुत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोने की ओर, तीनों की मनोवृत्ति के प्रश्न की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर उन तीनों के परस्पर होता है यह जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नख की जैसे जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बात न होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमुवेल कहलाएगी। इसमें हम संलाप ही नहीं कर सकते। इस बातचीत को अनेक भेद हैं। 2 बूढ़ों का बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाए तो फिर पहाड़ों बीत जाने के बाद भी अंत न होगा। प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सभी भारतीय लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा।
पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और शेक्सपियर जीव पर नाचा रहेंगे। अपनी लिकायत के नशे में चूर हम चुकी दिगने नेस्त अखरपन में चर्चा छेड़ेंगी। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायक ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्होंने ऐसी कि रस सनी बात सुनने का कभी भाग्य लड़ा है। यहाँ हम कहना चाहते हैं लेखक की, जैसे दो बर्तन में, एक में गर्म दूध और एक में ठंडे पानी को रख दिया जाता है तो कुछ देरों में उसका असर दिखने लगता है, दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो इंसान जब आपस में बैठते हैं तो अपने दिल की बातें हल्के कर पाते हैं। वो अपनी बातें उनसे शेयर करते हैं, वो अपनी बातें इनसे शेयर करते हैं, तो वहाँ पे बातचीत जो होती है खुले मन से होती है। और वही जब तीन आदमी हो जाए तो त्रिकोण बन जाता है। वो उसको देख के बोलेंगे, उसके अनुसार बोलेंगे, वो उसके अनुसार बोलेंगे। और जब चार हो जाए तब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होता है, वो बातचीत नहीं कहलाएगा। वो एक दूसरे के मतलब राम रमोवेल हो जाएगा। चार के कवि का कहना, चार के बाद राम रमोवेल होगा, लेकिन चार आदमी बैठ जाए तभी राम रमोवेल हो जाता है। और उसके उस संलाप को अनेक भागों में बांटा गया है। जैसे दो बुढ़ों की बातचीत की बात की गई है, जिसमें से अपने प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। ये बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तां शुरू कर देते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। आप देखते होंगे आसपास में 2-4 बूढ़े बैठ जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग, और वो बातचीत का दायरा इतना विस्तृत कर देते हैं जो अपनी पुरानी पुरानी बातें, पुरानी पुरानी बातों की और अभी के ज़माने के युवाओं को, दोनों को तुलना करते हुए बताते रहते हैं। और दूसरे पे दिया गया है हम सहेलियों की बातचीत। दो सहेलियों की बातचीत में का आनंद कवि के कहने के अनुसार वही ले सकते हैं जो इन बातचीतों को सुने होंगे। उनमें दो रस का समुद्र मानो उमड़ चला हो। और उनके बाद दिया हुआ है दो बुढ़ियों के बीच बातचीत। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाला हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा कर या वे बिरादरे का कोई ऐसा रसा छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकालने लगेंगे। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनकी अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों के किसी का गुण अवगुण का कथोपतांत होता है। पढ़ने में कई लड़का तेज हुआ तो अपनी सामने की कुछ न गिनेगा, सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपनी गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज और बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों के प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। लड़की के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चांदू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार का ढंग है। अब कहा गया है दो बूढ़ियों के बीच बातचीत। दो बूढ़ियों के बीच बातचीत होगा तो उनमें अपनी बहू बेटियों की शिकायत, गिले शिकवे आदि या गांव के किसी के बहू बेटियों की शिकायत होंगे। उसके बाद बताया गया है दो लड़कों की, दो लड़के अगर खेल से संबंधित बातचीत करते हुए मिले तो दोनों अपनी अपनी पक्ष रखेंगे, दोनों में पक्षपात होने लगेंगे। और उसके बाद स्कूल के लड़के हुए तो वो अपने स्कूल के सहपाठियों की चर्चा करेंगे, या अपनी अगर वो पढ़ने में तेज हुए तो वो तो किसी को गुदानेंगे नहीं, और कमज़ोर हुए तो वो भींगी बिल्ली की तरह पूरे स्कूल को अपना गुरु मान बैठेगा। ये सब बात आप भी देखते होंगे आस पड़ोस में। ये कवि कहाँ से कब उठाते हैं? अपने आस पड़ोस में घटित होने वाले घटनाओं से ही ये रचना करते हैं। और अब चलिए आगे देखते हैं।
यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और आपके बुक में भी है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बात करने की एक प्रकार की कला है, जिसमें ये चटुकारिता वाली बातचीत नहीं होती है। शिक्षित लोगों के बीच जो होती है वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होती है यूरोप के लोगों में। वहाँ पे अपने अपने तरह का प्रस्ताव रखा जाता है लोगों के बीच और वो सब अपना मत देते हैं उस पर। तो चलिए आगे देखते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बड़ा है कि स्पीच और लेख दोनों में इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के बाद प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिले। सुहद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहद गोष्ठी वैसे गोष्ठी को कहते हैं जिसे सुनकर कान को अधिक आनंद मिले। ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन हमने बताया जैसे कि विद्वान मंडली के बीच में ही देखा जाता है। वहाँ पे अपनी पढ़ाई के से रिलेटेड, जैसे पीछे दिया गया था शेक्सपियर मिल्टन की रचनाओं के बारे में, उनके बारे में वहाँ बातचीत होता है। उनकी बातचीतों का कला ही अद्भुत और बताने योग्य नहीं, ऐसा होता है उन लोगों का कला। तो आगे देखते हैं। सुहद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट नहीं एक बात में प्रकट न हो। वहन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। उस रस हमारे आधुनिक सुक्त पंडित की बातचीत में है, जिसे शस्त्रार्थ करते हैं, कभी आवेग ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों का झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काँव काँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडितेय के प्रकाश के बाद परास्त करने का संघर्ष, यदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुगात के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे जो तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े हजारों मनुष्यों की उससे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होगी, अनुभव और दूरदर्शी खाली न होगी। और 25 से नीचे की बातचीत यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है। इसमें एक प्रकार के ऐसा दिल बहाव और ताजगी रहती है जिसका मिठास उसे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। इसमें कहा गया है कि विद्वान लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसमें कौवे और बटेर की लड़ाई की तरह काँव काँव नहीं हुआ करते। मूर्खों की बातचीत होती है उसमें अपने तथ्य रखते हैं और वो बताना चाहते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन विद्वान लोगों की बातचीत में ऐसा नहीं होता। वो अगले की बात भी सुनते हैं, अपनी बात भी रखते हैं और कहना चाहते हैं कवि कि ऐसे ही 2-4 लोगों की बातचीत से ही बहुत सारे कंपनियों बिजनेसों का उद्भव हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिससे दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करके हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। इसमें कहना चाहते हैं कि यहाँ तक इन्होंने बात किया है 2 लोगों या 2 से अधिक लोगों की बातचीत के बारे में, जिसमें या तो वो हमारे यहाँ आते हैं और हम बातचीत का प्रसंग रखते हैं, या हम दूसरे के यहाँ जाकर बातचीत करते हैं। अब कवि आगे कहना चाहेंगे स्वयं से बातचीत कैसे करें और सबसे अच्छी बातचीत कौन सी है। चलिए आगे देखते हैं। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे हैं उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफी बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया। अब कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई आए और कोई उनकी किसी पर
तरह से मेहमान नवाजी में कमी हुई तो उनको फिर शिष्टाचार में त्रुटि दिखेगा, और हम किसी के यहाँ गए बिना बुलाए तो ये भी गलत बात है। तो क्यों ना हम अपने अंदर वो बातचीत का शक्ति उत्पन्न कर लें जो खुद से बातचीत करे, और सबसे बेहतर बातचीत स्वयं से बातचीत ही होता है। तो कवि यही बताना चाहते हैं कि स्वयं से बातचीत कैसे। हमारे भीतर मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जी एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की सर में क्या कम दिल बहाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी शहर का नाम ध्यान या मनोयोग का चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1 2 3 काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर का वाक होकर अपने मन के साथ बातचीत कर सकेंगे तो मानो अहोभाग्य। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अज्ञे शत्रु को बिना प्रयास जीता जा अपने बस में कर डाला। इसलिए वाक्र अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ एक एकमात्र सोपान है। अब कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर ऐसा आईना है जिसमें जो चाहे वैसी तस्वीरें हम देख सकते हैं। जैसे हम जैसे सोचते हैं वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी कार्य करने लगता है। तो कवि का कहना है कि ये जिह्वा जो है कतरनी की भांति हमेशा चलती रहती है, जिससे अनेकों कष्ट आते हैं। तो क्यों ना हम अपने अंदर वो मनोवृत्ति जागृत करें जिससे हम खुद से बातचीत कर सकें, ध्यान को एकाग्र कर सकें, और ये अब अपने आप से की गई बातचीत सर्वश्रेष्ठ बातचीत होगी। ना ही दूसरे की संकट, ना ही दूसरे से परेशानी। इसलिए कवि का मानना है कि हमेशा हमें स्वयं से बातचीत करना चाहिए। तो ये बातचीत अध्याय खत्म हुआ। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे और कुछ भी प्रश्न भी देखेंगे ऑब्जेक्टिव के। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। यह पढ़ाए थे अभी, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। ये पूरी पृथ्वी गूंगी प्रतीत होती, कहीं एक बैठे लुंज पुंज से बैठे होते, ना ही हम अपने अंदर की बात को किसी के सामने प्रकट कर पाते, ना ही वो हमारे सामने कोई बात प्रकट पाता। तो इतने पढ़े हैं तो इसी प्रकार इसको लिखना है। उसके बाद बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। बातचीत के संदर्भ में बेन जॉनसन का मत था कि चीज से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन का मत था कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच में होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप में बोलने की एक कला है जिसमें दो विद्वानों के बीच में या दो से अधिक विद्वानों के बीच में बातचीत होती है, जिसमें सुहद गोष्ठी होती है जो कानों को सुनने में आनंद देता है। और यही बातचीत से कितने बिजनेस और व्यापार भी शुरू हुए हैं। तो इसी प्रकार लिख देंगे। उसके बाद मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, उसके द्वारा वह कैसे अपने लिए चौथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। ये अभी जस्ट ही पढ़ाए हैं कि मनुष्य के लिए बातचीत का उत्तम तरीका स्वयं से बातचीत होगा। वो खुद में ऐसी मनोवृत्ति जागृत करे जिससे वो अपने आप से बात कर सके और अपने आप पे केंद्रित हो सके। इसके द्वारा आगे का क्वेश्चन, इसके द्वारा वह कैसे अपने चौथा नवीन संसार की रचना करेगा। इसके द्वारा इसलिए वो अपने लिए नवीन संसार की रचना कर पाएगा क्योंकि मनुष्य की जीवा हमेशा फड़फड़ाती रहती है। वो किसी के सामने कुछ भी बोल देती है जिससे बाद में संकट उत्पन्न होता है। और अगर आप खुद से बातचीत किया जाए तो उसमें आगे की कोई भी घटना की बात नहीं होगी। तो इस प्रकार आप लिख देंगे। इसका आंसर आगे है, व्याख्या करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए रंग दिखाया करती है। वह पंचात्मक संसार का एक भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है।
व्याख्या करने में क्या करना है, सबसे पहले ऊपर में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत अध्याय से ली गई है, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। और उसके बाद नीचे से पैराग्राफ चेंज करते हैं, वो करके उसके बाद लिखना, इसका व्याख्या करना है। तो व्याख्या में क्या आप देंगे कि हमारे मनोवृत्ति एक आईने की तरह कार्य करती है, वो पर उसमें जैसे चाहे वैसा सूरत देखना कोई दुर्घट बात नहीं है। हमारा हृदय इस प्रपंचात्मक संसार का बहुत बड़ा साफ आईना है, जिसमें ये छल प्रपंच जो हो सब कुछ देख सकते हैं। और उसके बाद अगला है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये तो आपको बताए थे, जो जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके गुण का साक्षात्कार नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं तब तक उसके अंदर क्या भरा हुआ है ये कैसे पता चलेगा। जब तक आप ही बताइए, जब तक डब्बे को खोला ना जाए तब तक क्या पता चले कि डब्बे के अंदर है क्या आगे। तो वही होता है यहाँ पे। तो अपनी भाषा में लिख दीजिएगा इसके। और उसके बाद है अगला, इस निबंध की क्या विशेषता है। इस निबंध की विशेषता यह है कि यह बातचीत की विशेषता को बतलाता है, संक्षिप्त में कहें तो। और अगर विस्तृत में कहें तो यह बातचीत कैसे बातचीत करें, दो लोग असल बातचीत क्या है, बातचीत कितने लोगों के बीच में होना चाहिए, बातचीत की क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सब बातों को बताता है। तो इन सब बातों को हमेशा अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप कहेंगे तो हम इसका PDF भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और VVI इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो भी करा देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये दोनों तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, निबंध क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, प्रस्तुत निबंध किस कोटि का निबंध है। निबंध उसे कहते हैं जब किसी विषय वस्तु के बारे में अपनी राय बंधित शब्दों में दिया जाए, मतलब एक निश्चित समय शब्द का आंकड़ा हो उसमें ही दिया जाए, तो उसे निबंध कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक निबंध और एक ललित निबंध। ये प्रस्तुत निबंध ललित निबंध है। तो अब आगे क्या, किसी निबंध को लिखने कितने आदमी का, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ये है, राम रमोवल का अर्थ क्या है। राम रमोवल का अर्थ होता है बात का बतंगर। अब बात का बतंगर क्या है ये भी आपके दिमाग से ऊपर जाएगा। तो राम रमोवल, जैसे आप देखते हैं गांव घर में 2 लोगों के बीच बातचीत होती है, तो उसमें बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। 2 से 4 लोगों के बीच में अगर बातचीत हो, और 2 लोगों के बीच में तो नहीं होते, लेकिन 4-5 लोगों के बीच में हो, तो वो बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो इसका सीधा आप आंसर दीजिएगा, जो राम रमोवल का अर्थ है बात का बतंगर होना। जब 4 लोगों से अधिक के बीच में बातचीत होती है, तो वह बातचीत राम रमोवल का रूप ले लेती है, जिसमें अपने तथ्य को देने का पे कम जोर दिया जाता है, और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब इसका एक वाक्य में प्रयोग कर दीजिएगा, जो 4 लोगों के बीच में अधिकतर बातचीत राम रमोवल का रूप ले लेता है। अब एक हमने ग्रामर में यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखा है, जो धुआं कौन सी संज्ञा है। अधिकतर इंसान इसमें फंस जाते हैं कि धुआं कौन सी संज्ञा है। तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वैसे हम भी बता देते हैं कि धुआं कौन सी संज्ञा है। तो चलिए बता देते हैं, धुआं द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि ये देखने में द्रव्यवाचक संज्ञा लगता नहीं है। तो अब ये सब समाप्त हुई यहीं पे, इसका ऑब्जेक्टिव फिर कभी करा देंगे। तो चलिए, वीडियो लंबा हो गया, यहीं पे समाप्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शिक्षा मित्र को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर एंड कमेंट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।